स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हम लोग बेटा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर है 17 आपके पास फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। चैप्टर नंबर 16 था अल्टरनेटिंग करंट का, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी। पहले जो है हमारे पास आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। तो उसमें सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस अगर हम लोग देखें तो उसने हम आपके लिए आपको दिया है कि आपने डायरेक्ट पेज नंबर 137 पे आ जाना है, जहाँ पे है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल सब प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स हम लोग आज करेंगे, जिसमें आपको ज़्यादातर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन या डेफिनेशंस ही आएंगी। उसमें सारे सबसे पहले अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो ये सारे का सारा थियोरेटिकल है। इसमें हम देखें सबसे पहले, इफ़ वी होल्ड अ सॉफ्ट रबर बॉल इन आवर हैंड एंड देन स्क्वीज इट एंड शेप और वॉल्यूम ऑफ द बॉल विल चेंज। जब आप रबर बॉल को, उसने एग्जांपल दी है सॉलिड है रबर, रबर बॉल को अपनी वो बॉल में आप बॉल को अपने हाथ में पकड़ते हैं तो क्या है, अगर आप उसको स्क्वीज करते हैं मीन्स दबाते हैं तो उसकी शेप और वॉल्यूम में डेफिनेटली चेंज आएगी। हाउएवर इफ़ वी स्टॉप स्क्वीजिंग द बॉल, अगर आप बॉल को जो है वो स्क्वीज या पंच करना छोड़ देंगे, बंद करते हैं, एंड ओपन आवर हैंड और अपना हाथ खोल देते हैं, द बॉल विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्फेरिकल शेप। तो बॉल दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्फेरिकल शेप में आ जाएगी। दिस हैज़ बीन इलस्ट्रेटेड स्कीमेटिकली इन फिगर 17.17। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये आपके पास एक बॉल है, ये प्लास्टिक की रबर की बॉल है। जब आप इसको स्क्वीज करेंगे तो इसका मतलब है कि चारों तरफ से या हर तरफ से जो है इसके ऊपर फोर्स लग रही है। ये जो आपको एरोज नज़र आ रहे हैं ऑरेंज कलर के। अब जब आप इसको स्क्वीज करेंगे तो इसकी जो है वॉल्यूम और शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन जब आप क्या करेंगे, दोबारा से उसके ऊपर स्ट्रेस या फोर्स अप्लाई करना बंद कर देंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। तो ये जो अपनी ओरिजिनल शेप को दोबारा से रिटेन कर लेना है, ये भी सॉलिड्स की एक प्रॉपर्टी है। तो अब आज जो हम लोगों ने करना है, हमने एक्चुअली करना ही सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। सिमिलरली इफ वी होल्ड टू एंड्स ऑफ अ रबर स्ट्रिंग इन आवर हैंड्स, क्या आप रबर को अपने हाथ में पकड़ते हैं और उसको खींचते हैं तो वो इलोंगेट होगा, लेकिन जब आप छोड़ेंगे तो दोबारा से अपनी ओरिजिनल हाथ में आ जाएगा। एंड मूव आवर हैंड्स अपार्ट टू सम एक्सटेंट, अपने हाथों को खींचते हैं दूर तक, the length of the string will increase under the action of the applied force exerted by our hands। तो एक्चुअली क्या होगा कि जब रबर की स्ट्रिंग को आप लोगों ने खींचा, अपने हैंड्स के जरिए फोर्स लगाई, तो वो इलोंगेट हो गया या लंबा हो गया रबर। ग्रेटर द अप्लाइड ऑफ फोर्स लार्ज विल बी द इंक्रीज इन लेंथ। जैसे जैसे फोर्स ज़्यादा लगेगी तैसे तैसे क्या होगा कि उसकी लेंथ ज़्यादा होती जाएगी, किसकी, रबर की स्ट्रिंग की। नो ऑन रिमूविंग द अप्लाइड फोर्स, जब आप अप्लाइड फोर्स ख़त्म कर देते हैं या छोड़ देते हैं अपने हैंड्स को अप्लाई खींचना, स्ट्रिंग विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगी। फ्रॉम दीज एग्जांपल्स इट इज़ कंक्लूडेड दैट डीफॉर्मेशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, ये देखें ज़रा। डीफॉर्मेशन दैट इज चेंज इन शेप, लेंथ और वॉल्यूम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल फोर्स। तो ये प्रॉपर्टी किसकी आ गई, सॉलिड्स की। डिफॉर्मेशन का मतलब है चेंज इन शेप, लेंथ और वॉल्यूम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल फोर्स, कि सॉलिड को जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई होगी तो उसकी डिफॉर्मेशन उसमें आएगी। डिफॉर्मेशन उसको किस में आ सकती है, उसकी शेप चेंज हो सकती है, उसकी लेंथ चेंज हो सकती है, उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। इन क्रिस्टलियन सॉलिड्स एटम्स आर यूजुअली अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर। क्रिस्टलियन सॉलिड्स, ये पीछे डेफिनेशन है इसकी क्रिस्टलियन सॉलिड्स की, उनमें जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनके चेंज हो जाएगा ऑर्डर। दीज एटम्स आर हेल्ड अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजिशन विच डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्सेज बिटवीन दैम। तो अब डिपेंड करता है कि उसके जो जिस चीज़ का वो जो सॉलिड है उसके अंदर जो इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्सेज हैं, ये दो तरह की फोर्सेज होती हैं, कोहेसिव और एडहेसिव। कोहेसिव होती है इंटरनल एटम के अंदर जो आपस में होती हैं, और एडहेसिव होती है जैसे ग्लास को अगर आप पानी में ग्लास में अगर पानी डालते हैं तो जो पानी और ग्लास में दोनों की फोर्स है, दोनों में वो है एडहेसिव, और जो पानी के आपस में मालिक्यूल्स के एटम्स में है वो है कोहेसिव फोर्स बिटवीन देम। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन सच अ बॉडी, जब आप किसी बॉडी, इस तरह की बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, डिस्टॉर्शन रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम्स फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्चुअली क्या होगा कि डिस्टॉर्शन होगी उस बॉडी में, और एक्चुअली जो एटम्स थे उनको उनकी मेन पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया जाएगा अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स, एंड द बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ स्ट्रेस। तो हम लोग कहेंगे कि बॉडी जो है वो स्ट्रेस में आ गया, मीन्स टू से कि वो डीफॉर्म हो गई है। आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब आप एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देते हैं, मीन्स टू से कि जो स्ट्रेस लगा रहे थे हम सॉलिड पे वो ख़त्म अगर कर दी, तो एटम्स रिटर्न टू देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो एटम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोबारा से वापस आ जाएंगे, एंड द बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी, प्रोवाइडेड दैट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज नॉट टू ग्रेट।
कंडीशन ये है, लिमिट उसने यहाँ ये रख दी है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इतनी ज़्यादा ना हो कि वो उस बॉडी को डैमेज ही कर दे, तोड़ ही दे। द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो यहाँ से फिर छोटी सी डेफिनेशन भी आ गई किस चीज़ की, इलास्टिसिटी की। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो आप लोग ये याद करेंगे, डिफाइन इलास्टिसिटी, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। फिगर 17.2 इलस्ट्रेट्स, यहाँ पे अगर आप फिगर ये स्टेट, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन अ यूनिट सेल ऑफ अ क्रिस्टल सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। तो फिगर जो ये आपके पास ये जो फिगर साइड पे आप लोगों को नज़र आ रही है, ये वाली फिगर 7.2 जो है, ये देखें, ये वाली आपके पास फिगर्स जो नज़र आ रही हैं आपको, यहाँ पे ये फोर्स अप्लाई होने के बाद उसकी शेप्स आपको वो दिखा रहा है किस तरह से उसमें डिफॉर्मेशन होती है सॉलिड में। तो उसके बाद देखिए एक और छोटी सी डेफिनेशन आपके पास आ रही है बेटा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्ट्रेस की डेफिनेशन करते हैं, फिर हम लोग इसकी डेफिनेशन करेंगे स्ट्रेन की। द रिजल्ट ऑफ मैकेनिकल टेस्ट्स आर यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विच आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड डिफॉर्मेशन। तो इलास्टिसिटी के बाद दूसरी डेफिनेशन जो आप याद करेंगे वो आप करेंगे स्ट्रेस की। इट इज़ डिफाइंड एज, स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन द शेप, वॉल्यूम और लेंथ ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस को शो करेंगे ये सिग्मा से। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस का यूनिट पड़ेगा, यूनिट फिर बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज़ आल्सो नोन एज अ पास्कल। ठीक है, ये आप याद कर लेंगे। डिफाइन स्ट्रेस, तो आप कहेंगे द फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन द शेप, वॉल्यूम और लेंथ ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। इट्स ऐसे यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप लोग इसकी डायमेंशन भी बना लेंगे और इसको 1 मीटर में सेट टू बी पास्कल। स्ट्रेस में कॉज अ चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी स्ट्रेस हो सकता है, एंड शेप में भी हो सकता है। व्हेन अ स्ट्रेस चेंजेस लेंथ, जब स्ट्रेस जो है वो लेंथ में हो तो हम कहते हैं ये टेंसाइल स्ट्रेस है। ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए बेटा याद रखेंगे। व्हेन इट चेंजेस द वॉल्यूम, जब स्ट्रेस वॉल्यूम पे हो तो हम कहेंगे ये वॉल्यूम स्ट्रेस है। और व्हेन चेंजेस द शेप, जब शेप पे स्ट्रेस होगा, या व्हेन चेंजेस द शेप, जब शेप चेंज हो जाएगी किसी सॉलिड की, जब लेंथ चेंज होगी तो हम कहते हैं ये टेंसाइल स्ट्रेस है। वॉल्यूम चेंज होगा तो हम कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस है। और जब शेप चेंज हो जाएगी सॉलिड की तो हम कहते हैं ये शियर स्ट्रेस है। तो ये आप लोगों ने 5 डेफिनेशन याद करनी है इलास्टिसिटी की, स्ट्रेस की, टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और यूनिट इसका स्ट्रेस का। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन जो आप लोग याद करेंगे वो है आपके पास किसकी बेटा, स्ट्रेन की। स्ट्रेन क्या है आपका पास, स्ट्रेन इज अ मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड टू इट। जब किसी सॉलिड के ऊपर स्ट्रेस लगता है तो उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन आई है सॉलिड में, उसे हम कहते हैं कि स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब बिगाड़, किसी फोर्स के लगने से किसी सॉलिड में डी शेप या उसका वॉल्यूम या शेप कितनी चेंज हुई है, बिगाड़ कितना आया है, या स्ट्रेन क्या आया है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। इन द केस ऑफ डिफॉर्मेशन इन वन डायमेंशन, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज, अगर एक ही डायमेंशन में स्ट्रेन है तो हम कहते हैं द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। इफ डेल इज द चेंज इन द लेंथ एंड एल इज द ओरिजिनल लेंथ, तो फिर स्ट्रेन बेटा आपके पास आ जाएगा। अगर वन डायमेंशन में स्ट्रेन है तो हम कहेंगे चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की डेफिनेशन फिर क्या है, मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड टू इट, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन। सिंस स्ट्रेन इज रेशियो ऑफ लेंथ, इट इज डायमेंशनलेस। इसकी तो डायमेंशन थी स्ट्रेस की, इसकी डायमेंशन नहीं है। एंड देयर फोर हैज़ नो यूनिट्स, और इसका यूनिट भी नहीं है। इफ स्ट्रेन सिग्मा, इफ स्ट्रेन एप्सिलॉन इज ड्यू टू, ये वाला जो इफ स्ट्रेन इज ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल जो है अभी हमने ऊपर पढ़ा है लेंथ की वजह से है, इट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। एंड इफ प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस, अगर ये कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से है, कंप्रेशन की वजह से, तो हम इसको कंप्रेसिव स्ट्रेन कहते हैं। In case when the applied stress changes to the volume, change in volume per unit region volume, that is known as volumetric stress। तो जब वॉल्यूम चेंज होगा तो हम उसे कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उसको हम शो कर देंगे चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। नो रेफर फिगर 17.3। अगर फिगर 17.3 को अगर हम लोग देखें, 17 तो ये वाली जो फिगर है आपके पास, तो व्हेन द अपोजिट ऑफ द फेसिस ऑफ अ रिजिड क्यूब आर सब्जेक्टेड टू शेयर स्ट्रेस, ये जो है इनके ऊपर जब शेयर स्ट्रेस लगेगा, शेयर स्ट्रेस था जब शेप चेंज होगी, द शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस, तो इसमें शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। ये जो आपको यहाँ से ये देखें ये डिफरेंस नजर आ रहा है, तो इसको गामा से शो करेंगे, डेल ए ओवर ए, तो दैट इज इक्वल टू tan थीटा। वेयर हाउएवर फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल थीटा मेजर्ड इन रेडियन, tan थीटा अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू थीटा, सो गामा इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ तक ये सारी आप छोटी छोटी डेफिनेशंस जो हैं याद कर लेंगे। इंशाल्लाह कल हम इलास्टिक कांस्टेंट्स पढ़ेंगे।